ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज रविंद्र कुमार। जीएससी टेक्निकल यूट्यूब में चैनल में आपका स्वागत है। टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू गेट जेई एंड वेरियस स्टेट एग्जामिनेशंस। So basically we started the thermodynamics, so we should know what is the difference between the thermodynamics and and mass transfer. So we can say the heat thermodynamics and how it is difference between the thermodynamics and heat and mass transfer. So we relate the various point. Okay students, we relate the various point, and first one, please read. It indicate the initial and final state of the system. थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? ये हमारा इनिशियल और फाइनल स्टेट को बताता है, बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में प्रोसेस होते हैं, कितने टाइम में क्या प्रोसेस होते हैं, ये बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता है। इट इंडिकेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द हीट एंड मास ट्रांसफर, we can say that it indicate the instantaneous condition of the system. It indicates the instantaneous system of the condition. So how we can say instantaneous conditions? Basically it is the function of time. So heat transfer, the heat transfer at the point 1, suppose this is point 1 and this is point 2. The heat transfer at point 1 is Q, and any point at a time, we can say the heat transfer is Q dash, which is totally different from the first. Okay, and we can say also at the second point, this is heat transfer and Q double dash. So Q is not equal to Q dash and not equal to Q double dash. So we can say that heat transfer at any point with respect to time it change at any point. Okay, but in thermodynamics there is no any changes of heat transfer during one initial to final stage. Okay, if you talk about at a point Q1 is the one point and a second point, so Q1 is equal to Q2. ओके, सो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स का, जो हीट ट्रांसफर होता है इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि इन दोनों के बीच में कितनी भी स्टेज है, कितनी भी किसी भी टाइम पर वो क्या होता है, आपका हीट ट्रांसफर डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं हीट एंड मास ट्रांसफर की बात करूं तो हर एक एवरी पॉइंट पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हीट ट्रांसफर क्या होगा, आपका चेंज होगा, ठीक है। हीट ट्रांसफर एट एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज चेंज, ठीक है, इन हीट एंड मास ट्रांसफर, ओके। अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स का, तो हीट आपका क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट में क्या होगा, ठीक है, सेम होगा, ये किसी भी स्टेज पर आपको क्या वेरिएशंस नहीं होंगे। तो सेकेंड पॉइंट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किसी भी डिस्टेंट पॉइंट पर ये किसी टाइम का क्या होता है, फंक्शन, ठीक है, इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अब सपोज दैट वन पॉइंट पर आपको क्यू क्या हीट फ्लो हो रही है, अब सेकेंड पॉइंट पर पहुंचते आपका क्या किस रिस्पेक्ट टाइम क्यू ही है, इसका मतलब किसी एनी एक पॉइंट पे आपका क्या है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कोई आपका चेंज नहीं हो रहा है, बट इट हैज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एवरी स्टेज पे आप देखोगे हीट जो फ्लो कर रही है, जो एवरी स्टेज पे हीट फ्लो कर रही है, ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट है। अगर मैं बोलूँ 2 सेकेंड पे क्या हीट है, 5 वाट, तो मैं 5 सेकेंड पे बोलूँगा क्या, वो 6 वाट, यानी कि आप क्या होता है, हर एवरी रिस्पेक्ट टू टाइम आपका हीट क्या होगा, चेंज होगा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, इन थर्मोडायनेमिक्स वी कैन टेक एग्जांपल हीट इंजन, ओके, हीट इंजन रेफ्रिजरेशन साइकिल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल। ओके, it also valid only, it also depend only the function of initial and final
temperature. And heat and mass transfer, we take example steady state of heat generations. In any system there are variation of temperature with respect to time, so it is steady state with respect to stages or system. So what is the example? The example is conduction, convection and radiations. कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस. बच्चों देखो थर्मोडायनेमिक्स में का एग्जांपल आपका क्या है? हीट इंजन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल. एंड अगर हीट एंड मास ट्रांसफर के बारे में बात करें तो इसमें हीट क्या होता है? यहाँ पर देखो हीट जनरेशन विथ स्टेडी स्टेट, ठीक है, एंड रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शंस. ओके. अगर मैं सिस्टम की बात करूं, अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें आपको देखेंगे there are three type of system. First, open system. Second, closed system. And third, isolated system. Okay. अगर सिस्टम की बात करें तो ये क्या था? थ्री टाइप के होते हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेट सिस्टम. ओपन सिस्टम में आपका मास ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा, एंड एनर्जी ट्रांसफर बिल्कुल होगा, ठीक है. मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर दोनों होंगे. तो एग्जाम्पल क्या होंगे? ओके, टरबाइन, ये क्या होंगे? ओपन सिस्टम है, ठीक है. कंप्रेसर, ओके, इंपॉर्टेंस है. क्लोज सिस्टम में क्या होगा? मास ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा. नो मास ट्रांसफर, ओनली एनर्जी ट्रांसफर. ओके. एग्जाम्पल, आईसी इंजन, ओके, विथ वॉल्व. आईसी इंजन विथ वॉल्व. आइसोलेट सिस्टम में ना मास ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगी. नो मास ट्रांसफर और नो एनर्जी ट्रांसफर. ओके. यूनिवर्स, थर्मो स्टील पॉट. ओके. सिस्टम बेसिकली क्या होता है? अगर मेरी कोई सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा सिस्टम है. अगर मैं इसमें प्रेशर, टेम्परेचर, जितने भी वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल्स है,
चाहे प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, ठीक है, वेलोसिटी हो, डेंसिटी हो, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, अगर हम इसे एक सिस्टम मानते हैं, ओके, एक सिस्टम करते हैं, एक क्लोज बाउंड्री सिस्टम करते हैं, उस सिस्टम में हमारा मास क्या होता है, फोकस होता है, उसे बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम में हम क्या पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिस्टम में हम 3 प्रकार पढ़े हैं। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में आपका एनर्जी और ट्रांसफर होता है और मास ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल टरबाइन हुआ, कंप्रेसर हुआ, ठीक है। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर, यस एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। एग्जाम्पल आईसी इंजन विथ वाल्व, ओके। एंड आइसोलेट सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम में आपका देख लो क्या होता है, ना तो मास ट्रांसफर होता है ना एनर्जी ट्रांसफर होती है, और ये होता है आपका यूनिवर्स, ठीक है, या थर्मोप्लास्ट स्टील, थर्मोप्लास्ट स्टील। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फंक्शन, टेम्परेचर, प्रेशर, जितने भी हमारे ये हैं, इसके कितनी कैसे प्रॉपर्टीज़ क्या वेरी करती हैं, तो इसमें हम 2 तरीके की प्रॉपर्टी देखे हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इट डिपेंडेंट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इट डिपेंडेंट ऑन मास। एक्सटेंसिव बेसिकली क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है, वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल तो भी देख लें। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, ओके, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, एंड all specific variable, all specific variable, ओके। ये एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वॉल्यूम, मास, एनर्जी, हीट, मास, वॉल्यूम, एनर्जी, हीट, एंट्रोपी, enthalpy, volume, mass, energy, heat, and entropy and enthalpy, all are the extensive property. All are the extensive property because it is depend on the mass. It is dependent on the mass. But we talk about intensive property, it is independent of mass, pressure, temperature, density and all specific variables. स्पेसिफिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक वेरिएबल्स देख लो क्या होते हैं। स्पेसिफिक वेरिएबल क्या होते हैं, स्पेसिफिक वेरिएबल जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं डिवाइड बाय मास, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं डिवाइड बाय मास। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, ए स्पेसिफिक enthalpy specific heat and specific entropy. ओके, देख लो वेरिएबल्स हमारे क्या थे, जो वेरिएबल्स होते हैं एंट्रोपी थे, एंथैल्पी थे, एनर्जी थे, हीट, जितने भी थे, ठीक है। अगर उसको डिवाइड बाई मास से करते हैं तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, स्पेसिफिक। अगर उसको मास से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या बन जाती है, स्पेसिफिक। तो आल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमारा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो वी कैन से द स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों कंफ्यूजन तब आते हैं जब आपको डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। डेंसिटी, सर डेंसिटी मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, डेंसिटी मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू एम बाई वी। सर मास पे डिपेंड तो कर रहा है, ये डेंसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है। सर ये तो आपको होना चाहिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पर क्या ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्यों। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, ओके, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एक तालाब है, एक तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, तालाब में पानी भरा हुआ है। अब मैं तालाब से पानी निकालता हूँ, सपोज एक कंटेनर पानी निकाल लिया मैंने, ठीक है। एक कंटेनर पानी यहाँ से निकाला, एक कंटेनर पानी यहाँ से निकाला, एक कंटेनर यहाँ से निकाला। तो आप देखोगे जो पानी की डेंसिटी है, जो पानी की डेंसिटी है, जितना जैसा भी इसका कलर, जिसकी डेंसिटी है, सेम तो इसमें भी होगा, सेम इसमें भी होगा, सेम इसमें होगा। तो आप कहीं से भी निकालो पानी, जितने भी निकालोगे, ठीक है, जितने भी पानी निकालो तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता है कि हाँ क्या 5 लीटर निकाल रहे हो, कि 15 लीटर निकाल रहे हैं, कि 20 लीटर निकाल रहे हो, कि 25 लीटर निकाल रहे हो, ठीक है। वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि आप 5 लीटर निकालोगे तब भी डेंसिटी आपकी उतनी है, अगर आप 15 लीटर निकालोगे तो भी आपकी डेंसिटी उतनी है, ठीक है। अगर आप 20 लीटर निकालोगे तो भी आपकी डेंसिटी कितनी है, वही। तो डेंसिटी क्या हुआ, डेंसिटी क्या हो गया, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। डेंसिटी क्या हो गई बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखना, बच्चे बहुत गलत करते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टार लगा देना यहाँ पर, जो गलतियाँ होती है यही होती है। डेंसिटी आप क्या करते हैं, मास का फंक्शन समझ के एक्सटेंसिविटी कर देते हैं, पर नहीं है, ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। नेक्स्ट हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है, सिस्टम पढ़ लिया। अब आते हैं टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर स्केल, ठीक है। अब आपको कन्वर्ट करने हैं डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में करने के लिए क्या करते हैं, एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे, एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो हम कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमें पता है वाटर की क्या होती है, मिनिमम पॉइंट होती है जहाँ पे क्या होता है, फ्रीज होने लगता है एट ए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसकी, वाटर की, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसी भी वाटर के, अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं हम, और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सपोज एक पॉइंट ऐसा है बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है
जिस पे हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब सपोज ये आपका मिनिमम पॉइंट हो गया, मिनिमम पॉइंट, ये आपका मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, ये मैक्सिमम पॉइंट। तो T माइनस, ठीक है, T माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 100 माइनस 0 डिग्री, ओके, 100 माइनस 0 डिग्री। अब ये टेम्परेचर मान लिया हमने C क्या है, ये सेंटीग्रेड में है, और ये टेम्परेचर क्या आपका फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। तो T की जगह हम C रख देते हैं यहीं पे डायरेक्टली। चलो इसके बाद T डैश लिख देते हैं, T डैश माइनस ओके, T की जगह मैं C रखूँ, T इक्वल टू क्या है, C बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाई, अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, और इसको घटाओगे 8, ओके। काट दो इसको, 2 5 जा 2 9 जा, C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 ओके। तो ये रहा टेम्परेचर स्केल। अगर आपको वाटर की पता हो, वाटर का पता हो, ठीक है, मिनिमम पॉइंट अगर डिग्री सेंटीग्रेड में, और उसको कन्वर्ट करना है किसको, फ़ारेनहाइट में, तो मिनिमम पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट का क्या हो गया 32 हो गया, एंड मैक्सिमम क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको किसी भी पॉइंट पर, अगर किसी भी पॉइंट पर निकालना हो, सी किसी भी पॉइंट पर, अगर मैं बोलूँ डिग्री सेंटीग्रेड में क्या टेम्परेचर है और फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर है, किसी भी पॉइंट पर निकालना हो, तो आप क्या करोगे, ये लीनियर इक्वेशन लगा लोगे, ठीक है, ये इक्वेशन लगा लोगे। अरे भाई देखो T माइनस 0 डिवाइड बाई मैक्सिमम टू मिनिमम, डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम, अरे ये तो कर लो, मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम, ओके। एंड T डैश क्या है भैया, T डैश देखो ये फ़ारेनहाइट में T डैश है माइनस 32, ठीक है, 212 माइनस 32, ये कर दिया। अब भाई T जो लिया था मैंने, क्या लिया, C क्या है सेंटीग्रेड में है, T क्या है, C क्या है आपका सेंटीग्रेड में है, तो सेंटीग्रेड रख दिया, माइनस 0 करेंगे तो C आएगा बाई 100। T क्या है आपका फ़ारेनहाइट में है, क्या ये फ़ारेनहाइट में है, तो फ़ारेनहाइट रख दिया, 32 क्या है, इसको सॉल्व किया, C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9, ओके। अगर कभी क्वेश्चन में केल्विन में चेंज करना होगा तो C क्या होता है, C क्या होता है 273 प्लस केल्विन में टेम्परेचर क्या होता है जी, केल्विन में टेम्परेचर निकालते हैं 273 प्लस C, ओके। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K माइनस 273, ठीक है, K माइनस 273 यहाँ पर रख दो, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका, K माइनस 273 डिवाइड बाई 5। तो आप किसी भी स्केल में निकालना हो टेम्परेचर आप निकाल सकते हो, किसी भी स्केल में आप टेम्परेचर निकालना हो तो क्या निकाल सकते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा डिग्री सेंटीग्रेड, तो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अगर फ़ारेनहाइट में है तो डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट तो केल्विन में है। तो आप एक इंटर रिलेशन फार्मूला है, आप कोई भी टेम्परेचर देता है आपको कोई भी टेम्परेचर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज प्योर सबस्टेंस। नेक्स्ट इज प्योर सबस्टेंस। देखो प्योर सबस्टेंस क्या होता है। प्योर सबस्टेंस देखो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर सेम throughout the system। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर सेम थ्रू आउट द सिस्टम। देखो होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर बेसिकली क्या होता है कि आप जितने भी क्वांटिटी है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स है क्वांटिटी है उसमें, जितने भी एलिमेंट्स है, सपोज मैं इस रूम की बात करता हूँ, इस रूम में क्या है हमारे पास एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, आर्गन है, हाइड्रोजन है, जो भी है, तो इसकी एक क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ से एयर निकालता हूँ, यहाँ से एयर निकालता हूँ, तो दोनों को देखता हूँ सबकी सेम क्वांटिटी है। जितना 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन यहाँ भी है इस स्पेस से, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर हुआ। ठीक है, क्या हुआ, होमोजेनियस मिक्सचर। सपोज मैं एक बात करते हैं, जैसे आपने क्या एक कप का प्याला, मतलब एक प्याले में चाय लिया है, ठीक है, अब उस चाय को क्या कर रहे हो तुम, दूसरे एक पॉट में डाल रहे हो, आधा उसमें रख ही रहे हो, तब दोनों क्या है, कम्बिनेशन सेम ही है। ठीक, जितनी आपके मिक्सचर क्वांटिटी उसमें, इसकी मिक्सचर क्वांटिटी इसमें है, तो ये क्या होमोजेनियस मिक्सचर हो गए। तो इसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। केमिकल कंपोजिशन, अब यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन should be same। chemical composition should be same throughout system। ठीक है, ये भी फार्मूला, ये भी आपका क्या थ्योरेटिकल पार्ट सही है, लेकिन ये बेटर है। क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन शुड बी सेम, ओके, थ्रू आउट द सिस्टम। एग्जाम्पल, प्योर सब्सटेंस एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। प्योर एग्जाम्पल, अल्कोहल, ओके। If you take alcohol, the chemical composition of the system will be same। जितना मेथनॉल होगा, इथेनॉल होगा, जितनी भी कंडीशन होगी, क्वांटिटी क्या होगी, हर एक कंपोजिशन में सेम होगी। ओके, नेक्स्ट एयर, नेक्स्ट स्टीम, नेक्स्ट स्टीम। ये आपका क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस है। केमिकल कंपोजिशन सेम थ्रू आउट द सिस्टम। ओके, तो इम्प्योर क्या हो गया भाई, इम्प्योर आपका देखा जाए, इम्प्योर सबस्टेंस
सेम वैसे ही केमिकल कंपोजिशन should not same through system। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में क्या देखा था, प्योर सब्सटेंस अगर मैं देखूं तो जितने भी हमारे क्या केमिकल कंपोजिशन सेम थे, पर इम्प्योर की बात करता हूं तो इम्प्योर में क्या होता है कि केमिकल कंपोजिशन वहां पर सेम नहीं होंगी। कैसे? अगर मैं बात करूंगा, एक मैं लिखता हूं लिक्विड एयर, लिक्विड एंड गैसियस स्टीम। ओके, लिक्विड एंड गैसियस स्टीम। या यूँ कह लो, एक एग्जांपल ले लो, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कंक्रीट। तो ये क्या गया, इम्प्योर है, इम्प्योर सब्सटेंस। ओके, तो बात दोनों में क्या सेम था, डिफरेंस क्या था? डिफरेंस देखो क्या था, प्योर सब्सटेंस में बेसिकली क्या है, केमिकल कंपोजिशन सेम लेंगे, ठीक है, इसमें केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इम्प्योर। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो मिनिमम जो कंस्टेंट होगा, जो मोशन कंस्टेंट होगा, ठीक है, थ्रू आउट द सिस्टम, वो क्या करता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। अगर किसी बॉडी को रोटेट करने की मैं 2D की बात करता हूँ, 2D की बात करता हूँ, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो सकते हैं? 3। 3D की बात करता हूँ तो क्या हो सकते हैं? 6। ठीक है, 3D की बात करता हूँ तो देखो, ये 3 बॉडी है, ये एक्स एक्सिस में हो सकता है, वाई एक्सिस में हो सकता है, और जेड एक्सिस में हो सकता है, और जेड एक्सिस के बाद रोटेट भी कर सकता है, वाई एक्सिस के बाद रोटेट भी कर सकता है, जेड एक्सिस के बाद रोटेट भी कर सकता है। तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इस 3D बॉडी में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और 2D बॉडी में कितने हो जाएंगे? 3 होंगे। क्यों? अगर कोई बॉडी है ये, ठीक है, तो अब या तो एक्स में जा सकता है ये, या तो वाई में जा सकता है, या तो जेड एक्सिस में जा सकता है, ठीक है। इसमें नंबर आपका डिग्री फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, गिब्स फेज रूल की बात करता हूं, ठीक है, गिब्स फेज रूल, P प्लस F ठीक है, P प्लस F C प्लस 2। P आपका क्या है? फेज हो गया, F क्या हो गया आपका? डिग्री ऑफ फ्रीडम, C क्या होगा? कंपोजिशन, ठीक है। अगर हमको कंपोजिशन पता हो, फेज पता हो, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर लेंगे बाय द गिब्स फेज रूल से, P प्लस एच इक्वल टू C प्लस 2। P क्या है आपका? P आपका फेज है। अगर मैं बोलूँ फेज क्या है, फेज चेंज होता है, जैसे वाटर के फेज कितने? 3 फेज है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस।
सी कंपोजिशन, नंबर ऑफ कंपोजिशंस, कितने कंपोजिशन, एक। अगर मैं वाटर का केस लेता हूँ, ठीक है, वाटर केस लेता हूँ तो इसके नंबर ऑफ फेज कितने हो जाएंगे, 3। कंपोजिशन, ठीक है, अगर वाटर कंपोजिशन क्या है इसका 1 है, ठीक है, 2 है, तो आप इसमें फार्मूला पे क्या रख के निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या निकाल सकते हो आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल सकते हो किससे, गिब्स फेज रूल से। बहुत आसान फार्मूला है, ये फार्मूला हमेशा पूछा जाता है गिब्स फेज रूल से। गिब्स फेज रूल का फार्मूला हमेशा पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल बेसिकली क्या होता है, कोई स्टेट बताता है कि जो हमारे जितने भी सिस्टम का कंडीशन क्या है वो स्टेट बताता है। अगर मैं बोलूँ, अगर हीट, ठीक है, एक 0.1 मैं डिसाइड करता हूँ, एक 0.2 डिसाइड करता हूँ, तो ये आपका एंड क्या हो गया, हीट, और क्या हो गया, हीट दिया, प्रोसेस आपका स्टेट क्या हो गया, 0.1 से आपका 2 पे चला गया, ठीक है। इफ यू हीट सप्लाइड आर रिजेक्टेड एंड यू कैन से दैट एट ए स्टेट 1 it is going to state 2, okay, then further in any case, any further cases, heat rejection or heat additions, we can say also that at the point 2, ठीक है, the state of the point 2 is reached at the state point 1, so this conditions is a state, ठीक है, at every one state and 2 point at point 1 is the one state and at point 2 is the second state। सो कंडीशन, तो स्टेट क्या बताता है, बेसिकली स्टेट क्या होता है कि हमारे जो थर्मोडायनेमिक साइकिल की स्टेट बता रही है, हर साइकिल पे कितने कितने हीट ट्रांसफर पे कहाँ क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, वो स्टेट बता रहा है उसका। अगर मैं बात करूँ, उसमें 2 हैं, साइकिल की बात करता हूँ, ठीक है, अगर हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर मैं हीट या सप्लाई करने पर 1 से 2 पहुँच रहा है, 2 से 3 पे जाता है, ये एक साइकिल कवर कर रहा है, ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक साइकिल का, तो इसमें आप देखेंगे 2 चीज मिलेंगे, रिवर्सिबल साइकिल एंड इरिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल में देखेंगे, रिवर्सिबल साइकिल में क्या होता है, ये साइकिल क्या होता है आपका, दिस साइकिल रिटर्न इट्स initial state। रिवर्सिबल साइकिल, दिस साइकिल रिटर्न इट्स इनिशियल स्टेट। देखो, अगर हम बात करने की पिस्टन एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, अगर मैं पिस्टन सिलेंडर लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, पिस्टन, ठीक है। अब इस पे छोटे छोटे मास हैं, छोटे छोटे मास रखे हैं, छोटे छोटे मास रखे हैं इस पे, स्मॉल मासेस, ठीक है, प्रेशर, टेम्परेचर कुछ इसके अंदर है। अगर मैं एक एक मासेस को हटाते जाऊंगा, सपोज आपका 10 केजी रखा है, 10 केजी रखा हुआ है, कितने रखे हैं, 10 केजी रखे हैं, सपोज आपके 10 केजी रखे हुए हैं, ठीक है। अब 10 केजी को हम इसमें 10-10 ग्राम निकाल रहे हैं,
10 ग्राम निकालने हैं, क्या 10 ग्राम निकाल देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं, माइन्यूट 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 डिफरेंस आएगा इसमें, ठीक है। फिर 10 ग्राम निकालेंगे इसमें, 10 ग्राम, फिर मैंने क्या किया, इसको इवैक्यूएट किया, फिर 10 ग्राम और मैंने उसको क्या किया, निकाला, 10 ग्राम फिर और निकाला। तो हमारी सिस्टम जो थी धीमे धीमे क्या होती, प्रोसेस अपवर्ड की तरफ जाएगी, ठीक है, अपवर्ड की तरफ जाएगी। तो इस केस में आपको क्या देखेंगे, इस केस में क्या देखेंगे, ये एक बहुत ही स्मॉल या इनफाइनेटेसिमली स्मॉल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इनफाइनेटेसिमली इनफाइनेटेसिमली प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि बहुत ही धीमा, ठीक है, बहुत ही धीमा, बहुत धीमे धीमे प्रोसेस हो रहा है। यानी कि आप प्रोसेस हटा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि प्रोसेस क्या है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सब साइकिल क्या आता है, इसमें क्या होता है, इजीली साइकिल से रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। अब धीमे धीमे मास को आप क्या करोगे, फिर वापस रखोगे, धीमे धीमे मास को इस पिस्टन पर वापस रखोगे, तो क्या होगा, वो इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा जी। तो यही इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, तो इससे कर लेंगे क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल। क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल साइकिल। अगर इरिवर्सिबल क्या साइकिल क्या हो सकता है, इरिवर्सिबल साइकिल सिस्टम डज नॉट attain फाइनल स्टेट। सिस्टम डज नॉट अटेन फाइनल स्टेट, ठीक है, सिस्टम डज नॉट अटेन फाइनल स्टेट। तो आप देखोगे, अगर मैं कहूं इस पे, ठीक है, कितने हैं, 10 केजी का है, कितने 10 केजी का वेट रखा है। अब मैंने क्या किया, 5 केजी का वेट क्या किया, रिमूव किया, 5 केजी का वेट रिमूव किया, तो पिस्टन क्या होगा, डायरेक्टली सडनली ऊपर जाएगा, सडनली ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 8 का किया तो और सडनली ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो मैंने 10 का कर दिया तो फिर सडनली बहुत ही ऊपर तेज जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इस प्रोसेस में देखोगे कि इन दोनों प्रोसेस के बीच में बहुत ही डिफरेंस आ रहे हैं, बहुत ही डिफरेंस आ रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, प्रोसेस एट ए स्टेंट हो जा रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनल स्टेट। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन, या कह लो इसमें अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपका सिस्टम आपका फाइनल स्टेप पर नहीं आ पाता है, तो क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू फ्रिक्शन, इसका लाएगा क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करता हूं, ठीक है, कार्नोट साइकिल की बात करें तो इस केस में दो प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? फर्स्ट आइसोथर्मल, दूसरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है। पहले कार्नोट साइकिल देख लेते हैं, ठीक है, कार्नोट साइकिल देख लेते हैं। अब देखो,
अगर इसके डायग्राम बनाते हैं टीएस और पीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, ये टीएस और एक पीवी डायग्राम दोनों बनाते हैं, इसको रिलेट करते हैं। टीएस और पीवी डायग्राम में देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है। ओके, वन टू थ्री फोर, ओके। अगर नंबरिंग जहाँ से हमने लिया है, सपोज चलो इसको हटा देते हैं, नंबरिंग यहीं से लेते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, ठीक है। अगर प्रोसेस 1 2 की बात करूं तो कौन सा प्रोसेस है ये? प्रोसेस 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस 2 to 3 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है। यहाँ पे हीट एडिशन हो रहा है Q1 Q2, हीट एडिशन कंप्रेशन और एक्सपेंशन। एंड प्रोसेस प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, प्रोसेस 4 to 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो यह देखो क्या होता है, प्रोसेस 1 to 1 to 2 2 to 3 3 to 4, 1 to 2 आपका प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्या होगा, एयर कंप्रेस होगा, कैसे? एडियाबेटिक कंडीशन में। कैसे? एडियाबेटिक कंडीशन में। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस 2 3, यहाँ पे एक हीट एडिशन करेंगे। क्या करेंगे? हीट एडिशन करेंगे बाई स्पार्क प्लग, जो भी होगा हीट एडिशन करेंगे, ठीक है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एंड प्रोसेस अगर मैं 3 to 4 की बात करूँ तो क्या? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। कंप्रेशन के बाद क्या हो गया? एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन के बाद क्या होगा? प्रोसेस 4 to 1 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। यहाँ आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो गया। अगर मैं इसके इफिशियंसी की बात करूँ, टीएस डायग्राम पे देखें, अगर कार्नोट साइकिल के टीएस डायग्राम पे देखते हैं, टीएस डायग्राम देखते हैं कार्नोट को, 1 2 3 4, ये रहा आपका Q1, ये रहा आपका Q2,
ठीक है। तो इफिशियंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। नेट वर्क डन बाय क्या? हीट एडिशन। नेट वर्क डन बाय हीट एडिशन। भाई इस साइकिल ने कितना वर्क किया, इस साइकिल ने कितना वर्क किया और कितना हीट सप्लाई किया, इन दोनों का रेशियो होता है एफिशिएंसी। ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपने Q1 क्या क्या सप्लाई किया, Q2 किया, तो बचा कितना? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। Q1 आपने क्या किया? हीट को सप्लाई किया। ठीक है। इफ यू सप्लाई द हीट ऑफ Q1 एंड द हीट ऑफ Q2 रिजेक्टेड, so what is the difference between 2 points Q1 minus Q2? It is act as a network, it is act as a network. Okay, then heat addition is Q1, heat addition is Q1. If you know Q is the function of temperature, if you know Q is the function of temperature, so T1 minus T2 by T1. ओके, T1 माइनस 1 माइनस T2 बाई T1, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ओके, देखो Q फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई आपका मैंने बोला था एट ए टाइम कोई भी हीट क्या होता है, लॉसेस वगैरह इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, जो सीधे क्या करते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। जितने भी आपका हीट सप्लाई हो रहा है जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो उसकी जगह हम वहाँ रख देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1। T2 क्या है जी? सिंक टेम्परेचर, सिंक टेम्परेचर, एंड T1 इज सोर्स टेम्परेचर, T1 इज सोर्स टेम्परेचर। ओके, अगर मैं कार्नोट, देखो क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, कार्नोट क्वेश्चन से ये तो डायरेक्टली आते हैं। ठीक है। किसी भी साइकिल की मैक्सिमम एफिशिएंसी, किसी भी साइकिल की मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के बराबर होती है। ठीक है। किसी भी साइकिल की मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल के बराबर होती है। ठीक है। अब आप बात करते हैं कार्नोट साइकिल किस पे डिपेंड करता है, कार्नोट साइकिल किस पे डिपेंड करता है, तो हम देख रहे हैं कार्नोट साइकिल क्या आपका टेम्परेचर पे कर रहा है, क्या कर रहा है? इट डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। तो देखो अब देख रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या एफिशिएंसी, क्या एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एफिशिएंसी क्या है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये क्या कर रहा है? ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या था आपका T1 था, ठीक है, फाइनल क्या था आपका T2 था, तो दोनों के बीच में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड, इट डज नॉट डिपेंड, it does not depend working substance, it does not depend working substance। अब देखो इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, या तो नाइट्रोजन है कि एयर है, क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन सब पे डिपेंड नहीं करता, इस सब पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किसमें? सिर्फ इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्या? कार्नोट साइकिल। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है। तीसरा, ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस,
ऑलवेज रिवर्सिबल ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस है? ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। इफिशियंसी के फार्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे क्या होता है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर अपान, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्शन है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो आपका क्या हो गया, T2 आपका क्या लोअर टेम्परेचर हो गया, T1 आपका क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, ये क्या हो गया, सिंक हो गया, सोर्स हो गया, ये सिंक हो गया। तो आपका रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। T2 क्या हो गया जी आपका सिंक, T1 क्या हो गया आपका सोर्स टेम्परेचर। तो ये हो गया, ये हो गया, कितना हो गया आपका, ठीक है, टेम्परेचर। तो ये हो गया आपकी क्या कार्नोट एफिशिएंसी। अगर आप बात करें प्रोसेस की, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस देख लेते हैं यहाँ पर जो इसका यूज होंगे आगे। आइसोबैरिक, सेकेंड आइसोथर्मल, थर्ड एडियाबैटिक, एंड फोर्थ आइसोकोरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस को बोलते हैं कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। नो हीट ट्रांसफर, Q इक्वल टू 0, ओके। So there are three process, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आइसोबैरिक आपसे कभी पूछा जाए तो क्या बोलोगे, ऐसे कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब आइसोथर्मल क्या होता है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होते हैं वो क्या होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जिसमें ड्यूरिंग द हीट क्या होता है, आपका जो हीट आपका जनरेशन वहाँ पर होता है जीरो होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होते हैं वहाँ पे। कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक, ठीक है। एंड आइसोकोरिक क्या होता है, एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इसका पीवी डायग्राम बनाया जाए, पीवी डायग्राम पे देखा जाए, पीवी डायग्राम इसको देखें तो कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इसको देखते हैं पीवी डायग्राम पे कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। इसको पीवी डायग्राम पे देखते हैं, ठीक है।
और एडियाबेटिक का देख लेते हैं, एडियाबेटिक का पीवी डायग्राम। तो क्या होगा, ठीक है, पीवी डायग्राम पे प्रोसेस क्या होगा, 1 से 2 की बात कर रहे हैं, 1 से 2 की बात कर रहे हैं, 1 से 2 की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम अगर पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, 1 से प्रोसेस 2, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है जो थर्मोडायनेमिक्स हमको यूज होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स में आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। पीवी डायग्राम पे मैंने क्या इसको ड्रॉ कर दिया है, पीवी डायग्राम पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो आज तक के लिए इतना सफिशिएंट रखते हैं, ओके। पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दबा कर शेयर करें। थैंक यू।